सहरी का वक्त था जब पहरेदारों ने अली को जगाकर बताया कि ऐसा मालूम होता है कि कानवाए आ रहा है। अली ने उठकर जायजा लिया तो मालूम हुआ कि वाकई कानवाए बड़ा चला आ रहा था। इसका मतलब था कि वह सुबह ही सुबह मरकज पहुंचना चाहता है ताकि मुजाहिदीन को बेखबरी में याद पहुंचे। अली ने तमाम मुजाहिदीन को जगाकर अपने अपने मोर्चों में जाकर पोजीशनें संभालने का कहा। कानवाए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा आ रहा था। जब वो मुजाहिदीन के करीब पहुंचा तो अंधेरा छट चुका था और अली दूरबीन लगाए काफिले को सड़क पर से गुजरते देख रहा था। पहला टैंक खोदे गए गड्ढे के ऊपर से बड़े आराम से गुजर गया। अली को अफसोस भी हुआ और मायूसी भी कि बजरी और तारकोल की तह पर से इतना भारी टैंक कैसे गुजर गया। शायद तकदीर आज हमें आजमाइश में डालना चाहती है। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके पीछे आने वाला दूसरा टैंक धड़ाम से गड्ढे में गिर गया। इतनी देर में सलामत गुजर जाने वाला टैंक अगले गड्ढे में गिर चुका था। अब अली की समझ में बात आई कि यह तो अल्लाह ताला की मदद थी जिसने 2 टैंक गड्ढों में गिरा दिए। कानवाए कुछ देर के लिए रुका। गड्ढों में फंसे हुए टैंकों में से अफराद को निकाला गया। फिर कानवाए गड्ढे के एक तरफ से चलना शुरू हो गया। अभी वह सड़क से उतरकर चंद गज ही चला होगा कि बारूदी सुरंग से टैंक के पड़खच्चे उड़ गए और इसके पीछे आने वाली कई दूसरी गाड़ियां भी उलट गईं। कानवाए वालों की मजीद बदकिस्मती ये हुई कि उन्होंने बगैर सोचे समझे गाड़ियों को गड्ढे के दूसरी तरफ सड़क से नीचे उतार लिया। इधर भी थोड़ी दूर जाकर आगे बारूदी सुरंगें दबाई गई थी। जो ही अगला टैंक बारूदी सुरंग पर से गुजरा वो धमाके से हवा में उछला और साथ कई दूसरी गाड़ियों को भी उछाल दिया। अब रास्ता बंद हो चुका था और कानवाए रुक गया था। अली और मुजाहिदीन इंतजार कर रहे थे कि कब फौजी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से बाहर निकलें तो फायर खोलें। उन्हें ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। टैंकों से चंद गोले फेंके गए मगर जब कोई जवाबी कार्रवाई न हुई तो चंद रूसी फौजी बाहर निकले। इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर चंद गोले मजीद फेंकवाए। फिर भी कोई जवाबी कार्रवाई न हुई तो दूसरे फौजी भी बाहर निकलकर रास्ता बनाने की कोशिश करने लगे। जब अली को यकीन हो गया कि अब बड़ी तादाद में फौजी बाहर निकल आए हैं तो अली ने मुजाहिदीन को फायर खोलने का हुक्म दिया। रॉकेट लॉन्चरों और मशीन गनों से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। देखते ही देखते अनगिनत रूसी जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कुछ ने भागकर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में पनाह ली। रूसियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। चंद टैंकों से गोलाबारी शुरू हो चुकी थी मगर थोड़ी देर बाद अली ने देखा कि हस्बे तवक्का कानवाए को पीछे की तरफ ले जाने की तैयारियां हो रही हैं। जो ही कानवाए पीछे की तरफ मुड़ा, पहाड़ी पर मौजूद मुजाहिदीन ने रॉकेटों और मिसाइलों से हमला कर दिया। टैंक और गाड़ियां वापसी के लिए तेज रफ्तारी से चलने लगी मगर रूसियों को इस सिलसिले में भी जल्द ही नाकामी का सामना करना पड़ा, इसलिए कि जब सड़क से थोड़ी देर पहले वो सही सलामत गुजरे थे उस पर अब बारूदी सुरंगें बिछाई जा चुकी थी। जो ही टैंक उन पर से गुजरे वो फटी तो न सिर्फ कानवाए रुक गया बल्कि रूसी फौजी भी बौखला गए। अब पूरा कानवाए रॉकेटों, मिसाइलों और मशीन गनों की जद में था। कानवाए वालों ने ज्यादा देर मुकाबला न किया और जल्द ही एक टैंक पर सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आने लगा। सफेद झंडा देखकर अली ने फायर बंद करने का ऐलान कर दिया। जो ही फायर बंद हुआ रूसी और अफगान कम्युनिस्ट फौजी हाथ उठाए टैंकों और गाड़ियों से बाहर आने लगे। 90 रूसी और अफगान फौजियों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया जिनमें 35 जख्मी थे। मरने वाले रूसी और अफगान फौजियों की तादाद 70 से ज्यादा थी। बहुत ज्यादा असला और गोला बारूद हाथ आया। मुजाहिदीन के पास चूंकि टैंक चलाने वाला अमला नहीं था इसलिए अली ने तमाम टैंकों को तबाह करवा दिया। पूरी कार्रवाई में सिर्फ 5 मुजाहिद जख्मी हुए थे। दूसरा कानवाए अब 1 माह तक नहीं आ सकता था। अली को यकीन था कि 1 माह तक मुजाहिदीन जमीन दोस्त भूल भुलैयों के मंसूबे को मुकम्मल कर लेंगे। नए गिरफ्तार शुदा कैदियों को इब्तदाई तफ्तीश के बाद पहाड़ों के अंदर गार खोदने पर लगा दिया गया। मुजाहिदीन ने हस्बे तवक्का भूल भुलैयों का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल कर लिया। मरकज में गार भी खासी हद तक मुकम्मल हो चुके थे। कैदियों के जेल खाने के लिए गारों की खुदाई शुरू कर दी गई थी। गारों के सामने मुजाहिदीन ने छोटे छोटे बागीचे बनाए। बमों और राख्तों के खोलों को गुलदानों की सूरत में देकर उनमें तरह तरह के फूल उगाए। बमों और राख्तों के खोलों में महकते हुए रंग बिरंग के फूल जहां माहौल को बहुत खूबसूरत बना रहे थे वहां वो दुनिया वालों को ये पैगाम भी दे रहे थे कि ऐ दुनिया वालों, मुजाहिदीन इस्लाम को देखो जिन पर रूसी रॉकेट और बम बरसाते हैं। वो इनके बरसाए हुए बमों और राख्तों के खोलों में बारूद भरने की बजाय मोहब्बत और अमन सलामती के फूल उगाकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि उनकी जदोजहद आज़ादी कुराए अर्ज़ पर अमन सलामती के लिए है। जिस तरह रॉकेटों और बमों के खोलों में ये फूल महक रहे हैं, मुजाहिदीन की कामयाबी के बाद हर तरफ इस्लाम की खुशबू महकेगी और दुनिया को जुल्म जबर से निजात मिल जाएगी और हर तरफ खुशियां होंगी। मरकज बहुत वसी और अरीज था और 5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ था।
50 पोस्टें मुख्तलिफ जगहों पर कायम की गई थी। पोस्टें एक दूसरे से दूर होने की वजह से पैगाम रसानी में खासा वक्त लग जाता था। अली ने इस मुश्किल का जिक्र अब्दुल रहमान से किया। अब्दुल रहमान ने कहा कि अगर हम तमाम पोस्टों को टेलीफोन के जरिए मिला दें तो हमारा इतलात का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी तरह पूरे सूबे में वायरलेस सेट का निज़ाम कायम कर देना चाहिए ताकि तमाम मराकज़ बाहम मरबूत हो जाएं। लेकिन टेलीफोन और वायरलेस का सामान कहाँ से हासिल किया जाए, अली ने पूछा। अब्दुल रहमान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ सामान तो हम पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं। इसके लिए वो जेवरात फरोख्त किए जा सकते हैं जो खवातीन ने जिहाद फंड में दिए थे, और कुछ सामान हमें रूसियों पर हमला करके भी हासिल हो सकता है। हमारे जो करीब छावनी है, अगर हम उसके स्टोर पर हमला कर दें तो असले के साथ साथ हमें टेलीफोन और वायरलेस का खासा सामान भी मिल जाएगा। इसके बाद रहा टेलीफोन की तनसीब का काम तो मैं और अब्दुल्ला मिलकर कर लेंगे। अली ने इस मंसूबे से इत्तफाक किया और तमाम जेवरात अब्दुल रहमान के हवाले करते हुए कहा कि जो सामान मंगवाना है फ़ौरन मंगवा लें। इस दौरान में मैं करीबी छावनी पर हमला करने का प्रोग्राम बनाता हूँ। अब्दुल रहमान ने 3 मुजाहिदीन को सामान की फहरिस्त देकर पेशावर रवाना कर दिया। अली को हमला की मनसूबाबंदी के सिलसिले में खासी मुश्किलात पेश आ रही थी। अभी तक करीबी छावनी में मुजाहिदीन का जासूसी का कोई निज़ाम कायम नहीं हुआ था और बगैर जासूसों की मदद के छावनी के अंदर किसी स्टोर पर हमला करना नामुमकिन बात थी। अली इस सिलसिले में बहुत परेशान था। इस परेशानी का अब्दुल रहमान को भी पता चल गया। अब्दुल रहमान ने अली को मशवरा दिया कि आप इस सिलसिले में गिरफ्तार अफगान फौजी अफसर अब्दुल वाहिद के साथ बात क्यों नहीं करते। वो रिहाई के लिए कितनी मिन्नतें कर रहा है। उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। उसकी बहन की शादी बहुत जल्द होने वाली है और वो चाहता है कि हर सूरत में अपनी बहन की शादी की तकरीब में शरीक हूँ। अली को अब्दुल रहमान की तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने अब्दुल वाहिद को बुलाया और कहा, अब्दुल वाहिद, तुम अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए अपनी रिहाई चाहते हो। अगर तुम हमारे साथ ताउन करो तो हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, अब्दुल वाहिद ने जवाब दिया। अली ने इसे बताया कि हम छावनी पर हमला करके असला और दूसरा सामान हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में छावनी के बारे में आपसे मालूमात दरकार हैं। छावनी पर हमला और वो भी असला और दूसरा सामान हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छी तरह सोच लें, आपका हमला कामयाब हो या नाकाम, मुजाहिदीन को खासा जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, अब्दुल वाहिद ने कहा। यह हमें मालूम है, आपसे मशवरा नहीं मालूमात चाहिए, अली ने कहा। इस पर अब्दुल वाहिद ने अली से कागज़ और पेंसिल मंगवाई और नक्शा बनाकर इसको समझाने लगा। उसने बताया कि असले का स्टोर छावनी के जनूबी मगरिब कोने में है। यहाँ रात के वक्त भी 8 दर्जन फौजियों का पहरा होता है। इसके शुमाल की जानिब 1 फरलांग के फासले पर दूसरे सामान का स्टोर है और इस स्टोर के साथ ही सामान खुर्दनूश का स्टोर भी है। छावनी के जनूब की तरफ गंदे पानी का नाला है। जहाँ नाला दाएं तरफ मुड़ेगा वहाँ साथ ही छावनी के अंदर कब्रिस्तान है। असले का डिपो और स्टोर कब्रिस्तान से ज्यादा दूर नहीं, कब्रिस्तान पर पहरा भी ना होने के बराबर होता है। मशरिक की तरफ रूसी फौजी मुतय्यन है। छावनी के अंदर रूसी और अफगान फौजियों की तादाद 6000 से ज्यादा है। अली ने उससे मजीद सवालात पूछे और उसे वापस जेल भेजते हुए कहा, अब्दुल वाहिद, एक बात अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम्हारी मालूमात गलत निकली तो ना सिर्फ तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी बल्कि तुम्हारे घर वालों को भी यहीं लाकर बंद कर दिया जाएगा। मैंने आपको जो मालूमात दी हैं अपने इल्म के मुताबिक सही दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपना वादा पूरा करेंगे। अब्दुल वाहिद का जवाब सुनकर अली ने इससे कहा, अगर तुम्हारी मालूमात दुरुस्त निकली तो हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। हाँ, अगर यहाँ से जाने के बाद भी तुम्हें कोई काम की बात याद आ जाए तो फौरन आकर बताना। दूसरे दिन अब्दुल वाहिद ने पहरे पर मौजूद मुजाहिद को बताया कि वो अली को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता है। जब अली तक ये बात पहुंची तो अली ने इसे फौरन बुलवा लिया। अब्दुल वाहिद ने बताया कि स्टोर से थोड़ी दूर कैप्टन अब्दुल सत्तार की रहाइश है और मेरे ख्याल में वो मुजाहिदीन का हामी है, इसलिए मुश्किल वक्त में आप उससे भी मदद ले सकते हैं। अली ने छावनी पर शब खून मारने के लिए 200 मुजाहिदों को तैयार किया और इनके 2 दस्ते बनाए। 125 मुजाहिदीन का एक दस्ता बनाया गया और दरवेश खान को उन मुजाहिदीन का कमांडर मुकर्रर किया गया। इससे कहा गया कि वो चक्कर काट कर छावनी के मशिक में पहुंचे। दरवेश खान से कहा कि वो 3 बजे सुबह मशीक की तरफ से छावनी पर गोलाबारी शुरू कर दे। दुश्मन की ज्यादातर फौज मशीक की तरफ चली जाएगी और मगरिब का हिस्सा किसी हद तक खाली हो जाएगा। इस तरह असला और दूसरा सामान हासिल करने में आसानी हो जाएगी। दरवेश खान से मजीद कहा गया कि वो छावनी के ज्यादा करीब न जाए और गोलाबारी करते हुए भी इस बात का ख्याल रखे कि गोले मशीकी हिस्से में ही गिरें। दरवेश खान अपने दस्ते को लेकर सुबह ही सुबह रवाना हो गया क्योंकि उसे बहुत लंबा चक्कर काटकर छावनी के दूसरी तरफ जाकर मोर्चे बनाने थे। अली अपने दस्ते के साथ नमाज़े ज़ोहर के बाद रवाना हुआ। रात के 2 बज चुके थे जब अली और उसके साथी मुजाहिदीन छावनी के करीब पहुंचे। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था
क्योंकि छावनी के गिर्द बारूदी सुरंगें अमूमन बहुत ज्यादा तादाद में बिछाई जाती हैं। मुजाहिदीन ने छावनी के करीब अपना ज्यादा सफर गंदे नाले में किया। गंदे नाले का पानी इंतहाई बदबूदार था और मुजाहिदीन के कपड़े गंदगी से खराब हो चुके थे। रात के वक्त नाले से उठने वाली भाप मुजाहिदीन को बहुत परेशान कर रही थी। इस बदबू से बचने के लिए मुजाहिदीन ने अपने पटकों को अपने नाकों के ऊपर लपेट रखा था। 2:15 बजे मुजाहिदीन कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। कब्रिस्तान में एक तरफ कुआं था। मुजाहिदीन ने कुएं के पानी से अपने कपड़ों को साफ किया तो बदबू खत्म हुई। अली ने मुजाहिदीन के 3 ग्रुप बनाए और इनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां लगाई। 2:45 बज चुके थे जब मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता असले के डिपो और स्टोर की तरफ आगे बढ़ने लगे। असले के डिपो के साथ ही ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। मुजाहिदीन ने सबसे पहले पहरेदारों को काबू किया। पहरेदारों को काबू करने में ज्यादातर खंजरों से काम लिया गया। मुजाहिदीन ने पहरेदारों को इस फुर्ती से काबू किया कि कोई भी पहरेदार खतरे का सिग्नल भी न दे सका। इधर अली ने पहरेदारों पर काबू पाने की कार्रवाई मुकम्मल की ही थी कि दरवेश खान ने ठीक 3 बजे गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी से छावनी के अंदर एक भगदड़ मच गई। अली और इसके साथियों ने छावनी के जुनूब मगरबी हिस्से में अपनी पोजीशनें संभाल ली। अफगान कम्युनिस्ट फौजियों को जब पता चला कि मुजाहिदीन छावनी के अंदर भी दाखिल हो गए हैं तो मगरबी हिस्से में मौजूद फौजी शुमाल की तरफ भाग खड़े हुए, जबकि फौज का ज्यादा हिस्सा मशरिक की तरफ दरवेश खान के हमले का जवाब दे रहा था। असले का डिपो तहखाने में था। असला ले जाने के लिए दुश्मन ही के ट्रक लाए गए थे। मुजाहिदीन ने 4 ट्रकों में अपनी जरूरत का असला लादा। 3 में सामान खुर्दनूश और 1 ट्रक में दूसरा सामान रखा गया। 4 गाड़ियां मुजाहिदीन ने अपने लिए ले लीं। अब छावनी से बाहर निकलने का मसला था। अली ने कैप्टन अब्दुल सत्तार की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिदीन का एक दस्ता पहले ही मुतय्यन किया हुआ था। अली कैप्टन अब्दुल सत्तार से मिला, उससे अपना तारुफ करवाया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारा सामान बगैर लड़े छावनी से बाहर चला जाए। इस सिलसिले में आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे बताया गया है कि आप मुजाहिदीन के हामी हैं, इसी वजह से हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन ट्रकों और मुजाहिदीन को यहाँ से बाहिफाजत निकालने के लिए आपको हिरासत में लिया जा रहा है। छावनी से बाहर निकलते ही हम आपको आज़ाद कर देंगे। कुछ दूसरे लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है, आपके साथ उन्हें भी छोड़ देंगे ताकि बाद में किसी को शक ना हो कि आपने हमारे साथ ताउन किया है। कैप्टन अब्दुल सत्तार अली का मंसूबा सुनकर मुस्कुराया और मंसूबे की दाद देते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। अली ने कैप्टन अब्दुल सत्तार को गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर अपने साथ बिठा लिया। इसी गाड़ी में पीछे मुसल्ले मुजाहिदीन बैठ गए। ड्राइवर भी मुजाहिदीन में से था जिसने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। अली और कुछ दूसरे मुजाहिदीन भी फौजी वर्दी पहने हुए थे। गिरफ्तार शुदा दीगर कैदियों को दूसरी गाड़ी में बिठा दिया गया। तमाम ट्रक कैप्टन अब्दुल सत्तार की वजह से बगैर किसी रुकावट की छावनी की हदूद से बाहर निकल गए। सबने यही समझा कि ये ट्रक और गाड़ियों में फौजी मुजाहिदीन के हमले का मुकाबला करने जा रहे हैं। जब अली का पूरा दस्ता छावनी से बाहर आ गया तो अली ने वायरलेस पर दरवेश खान को लड़ाई बंद करके वापस आने का इशारा दिया। छावनी से कोई 5 मील दूर आकर ट्रकों को रोक दिया गया। सबसे पहले कैप्टन अब्दुल सत्तार को गाड़ी से बाहर निकाला गया। अली ने उसके साथ तन्हाई में मुज़ाकरात किए। अली ने कहा कि वो छावनी के अंदर मुजाहिदीन के लिए काम करे और छावनी में मुजाहिदीन के खिलाफ बनने वाले मंसूबों से बर वक्त आगाह कर दिया करे। कैप्टन अब्दुल सत्तार ने वादा किया कि रूसियों ने अगर इस वाक़े के बाद मुझ पर एतबार किया तो मैं लाजमन मुजाहिदीन के लिए काम करूंगा, और अगर मुझे जाते ही गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर भी मुजाहिदीन के हामी खासी तादाद में छावनी में मौजूद हैं। मैं उनसे आपका राब्ता कायम कराने की कोशिश करूंगा। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो दूसरे कैदियों को भी गाड़ी से बाहर निकाला गया। सब फौजियों को आम रास्ते के करीब दरख्तों से बांध दिया गया। कैप्टन अब्दुल सत्तार को भी एक दरख्त से बांधा गया। कैदियों को बांधते हुए 2 कैदियों के हाथ अली ने दानिस्ता ढीले रखवाए ताकि मुजाहिदीन के जाने के बाद वो अपने हाथ जल्दी खोल लें और बाद में दूसरों के हाथ भी खोल सकें और बाहिफाजत वापस जा सकें। इनमें 2 कैदी जख्मी भी थे। दूसरे कैदियों के सामने अली ने कैप्टन अब्दुल सत्तार की भी खासी बेइज्जती की। अली ने सब कैदियों को गैरत दिलाते हुए कहा कि अगर तुम सही अफगान हो तो फिर रूसियों का साथ छोड़कर मुजाहिदीन से मिल जाओ और अपने वतन की आज़ादी की जंग में शरीक हो जाओ। तुम लोग रूसियों की खातिर अपने भाइयों को कत्ल करते हो, अवाम को लूटते हो और ये नहीं सोचते कि काफिर रूसी हमारे मुल्क पर जुल्म कर रहे हैं। तुमसे वो रूसी मुसलमान अच्छे हैं जिन्हें जब ये पता चलता है कि उनके सामने लड़ने वाले मुसलमान हैं तो वो अपना असला मुजाहिदीन के लिए छोड़कर भाग जाते हैं और जाहिर ये करते हैं कि मुजाहिदीन के हाथों उन्हें शिकस्त हो गई है।
है। हमारे जाने के बाद सोचना कि रूसियों की गुलामी बेहतर है या वतन की आज़ादी और दीन की सरबुलंदी की खातिर लड़ना। अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हारी साबका रूसी खिदमात पर मलामत करे तो मुजाहिदीन की मदद करने के रास्ते छावनी के अंदर और बाहर हर जगह खुले हैं जहां तुम खुशी से काम करना चाहो। ट्रक कभी मुजाहिदीन के मरकज से चंद किलोमीटर दूर ही थे कि दुश्मन के तैयारों ने हमला कर दिया। अली ने तैयारों को देखते ही ट्रकों को फौरन एक करीबी बाग में खड़ा करने की हिदायत की और खुद एक गाड़ी में तेजी से आगे निकल गया। गाड़ी उसने खुली जगह खड़ी की और खुद दौड़कर दरख्तों के एक झुंड में छुप गया। ट्रक बाग में छुपा दिए गए थे। अली खुद खासी दूर दरख्तों के झुंड में छुपा बैठा था। दरख्तों का ये झुंड उस जंगल का हिस्सा था जो वसी और अरीज इलाके पर फैला हुआ था। तैयारे गाड़ी और उसके इर्द गिर्द वसी इलाके पर बमबारी करते रहे। कई बम दूर दूर गिरे, लेकिन अली दरख्तों के ऐसे झुंड में बैठा था जहां करीब गिरने वाला बम के टुकड़े भी मुश्किल ही से पहुंच सकते हैं। इधर बाग में छुपे हुए मुजाहिदीन अली के बारे में बहुत परेशान थे, जबकि अली बिल्कुल मुतमईन था क्योंकि वो दुश्मन के तैयारों को धोखा देने में कामयाब हो गया था और तैयारे खाली गाड़ी पर बम बरसाकर अपने ख्याल में मुजाहिदीन को हलाक कर रहे थे। कुछ देर बाद तैयारे बमबारी करके वापस चले गए तो अली दरख्तों के झुंड से बाहर निकला और बाग में पहुंचा। अली को देखकर मुजाहिदीन ने खुशी का इजहार करते हुए नारे तकबीर बुलंद किया। मुजाहिदीन ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। 9 बज चुके थे और सख्त भूख भी लगी हुई थी। ये एक छोटा सा बाग था। इसका मालिक एक बूढ़ा किसान था जो बाग ही में बैठा था। अली ने उससे कहा, हमें कुछ फल उतार दो। बूढ़े किसान ने कहा, बेटा जितना फल खाना है खुद ही उतार लो। अली और दूसरे मुजाहिदीन ने फल उतारे और खाने लगे। अली ने बूढ़े किसान से कीमत का पूछा तो उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मुजाहिदीन से फल की कीमत लेता अच्छा नहीं लगता। मैं बूढ़ा और गरीब हूँ, मुजाहिदीन की कोई खिदमत तो नहीं कर सकता। मेरे लिए ये एजाज़ है कि मुजाहिदीन थोड़ी देर के लिए मेरे बाग में रुके और मेरे बाग का फल उनके काम आया। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मुजाहिदीन की और खिदमत कर सकता। बाबा तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है और अल्लाह यकीनन इसकी जज़ा देगा। आप जैसे बुजुर्गों की दुआएं भी मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन अगर हम इस तरह मुफ्त में किसानों के फल खाना शुरू कर दें तो फिर हम में और रूसियों में क्या फ़र्क रह जाएगा। फिर हमारे पास जो पैसे हैं वो भी आप ही जैसे लोगों के दिए हुए हैं, इसलिए आप फल की कीमत ले लें, अली ने कहा। इस पर बूढ़े ने बड़े गुस्से में जज्बाती होकर जवाब दिया, अगर आप लोग मुझ गरीब को जलील ही करना चाहते हैं तो पैसे देने की बजाय मेरे सर पर जूते मार लें। जूते खा लूँगा मगर पैसे नहीं लूँगा। मुजाहिदीन के तो पाँव की खाक पर भी यह पूरा बाग कुर्बान कर सकता हूँ। आप लोग वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन मुझ बूढ़े को अपने बाग के फलों के चंद दाने भी कुर्बान नहीं करने देते। बूढ़े किसान की जिद के सामने अली ने हथियार डाल दिए। सब मुजाहिदीन ने बूढ़े किसान का शुक्रिया अदा किया और अपने मरकज़ की तरफ चल पड़े। असर का वक़्त था जब दरवेश खान अपने दस्ते के साथ मरकज़ पहुंचा। दरवेश खान के दस्ते के 5 मुजाहिदीन शहीद हो गए थे, 2 बारूदी सुरंगों से और 3 गोलाबारी से, जबकि 12 मुजाहिद जख्मी थे। मुजाहिदीन के नज़दीक यह कोई बड़ा नुकसान न था, बल्कि उनकी तरफ से छावनी के अंदर हमला बहुत बड़ा कारनामा था। इस हमले से रूसियों के अंदर खौफ व हरास फैल गया और वो पूरे शहर में जलीलो ख्वार हो गए थे। चौथे दिन छावनी से एक फौजी भाग कर आया। उसने बताया कि कैप्टन अब्दुल सत्तार ने उसे भेजा है। उसने मजीद बताया कि मुजाहिदीन की गोलाबारी से रूसियों की अक्सर बैरकें तबाह हो गई हैं और सैकड़ों रूसियों समेत बेशुमार अफगान कम्युनिस्ट फौजी भी मारे गए हैं। कैप्टन अब्दुल सत्तार के बारे में उसने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के बाद उसे उसके ओहदे पर बहाल रखा गया है, जबकि कई रूसी और दूसरे अफगान फौजी अफसरों को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है और वाक़े की इंक्वायरी के लिए काबुल से रूसी अफसर आया हुआ है। छावनी के अंदर जाकर हमला करना और असले का डिपो लूट लेना इतना बड़ा वाक़या था कि काबुल हुकूमत उसे छुपा न सकी और यह खबर न सिर्फ दुनिया के तमाम रेडियो स्टेशनों से नशर हुई बल्कि अखबारात में भी नुमाया तौर पर शाया हुई। हेडक्वार्टर से चीफ कमांडर ने इस पर अली को मुबारकबाद का पैगाम भेजा और साथ ही ये हिदायत भी की कि आइंदा किसी छावनी के अंदर जाकर हमला न करना, क्योंकि छावनियों के अंदर जाकर हमला करने और उन पर कब्जा करने के बारे में अभी तक मुजाहिदीन ने कोई फैसला नहीं किया। इसलिए मुजाहिदीन को जानबूझकर खतरे में न डाला जाए। वायरलेस और टेलीफोन का काफ़ी सामान छावनी से हासिल हो चुका था और मजीद सामान पाकिस्तान से भी चंद दिनों बाद आ गया। अब्दुल रहमान और इंजीनियर अब्दुल्ला ने मरकज़ की सारी पोस्टों को आपस में मिला दिया। पहले अली के पास सिर्फ 2 वायरलेस सेट थे और वो भी सिर्फ चंद किलोमीटर तक काम कर सकते थे। अली ने आए हुए वायरलेस सेट तमाम अहम मराकज़ और शहरों में मुजाहिदीन के लिए जासूसी करने वालों को फराहम कर दिए। अब इस मरकज़ से हेडक्वार्टर चीफ कमांडर से भी अली की बाकायदा गुफ्तगू हो जाती थी।
अली ने अब्दुल वाहिद को हस्बे वादा रिहा कर दिया। अब्दुल वाहिद ने रिहा होने के बाद कहा कि वह अपनी बहन की शादी के बाद वापस मुजाहिदीन के पास आ जाएगा और बाकी ज़िंदगी जिहाद के लिए वक्फ कर देगा। रूसी अफसर इस शिकस्त पर बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अली के मरकज़ पर बहुत बड़ा हमला करने का फैसला किया। इसके लिए दुश्मन ने दूसरी छावनियों से भी तजर्बाकार दस्ते मंगवा लिए और मरकज़ पर तैयारों के हमलों में भी कई गुना इजाफा कर दिया। हमले की तैयारियों के बारे में मालूमात जासूसों ने अली को फराहम कर दी थी। अली ने ज़मीन दोज़ भूल भुलैयों के इलाके में मुजाहिदीन के लिए ज़मीन दोज़ पक्के और मजबूत मोर्चे भी तामीर करवाए। ये मोर्चे बाहर से बिल्कुल नजर न आते थे। इनका छोटा सा मुंह किसी दरख्त या बहुत बड़े पत्थर की ओट में खुलता था। ज़मीन दोज़ भूल भुलैया भी बहुत गहराई में थी और उनके अंदर जाने और बाहर निकलने के भी चंद ही रास्ते थे और इनसे सिर्फ 2 मुजाहिद वाकिफ थे जिनकी जिम्मेदारी उन पर लगाई गई थी और उन्हें भूल भुलैयों के नक्शे भी फराहम कर दिए गए थे। भूल भुलैयों की खुदाई करने वाले मुजाहिदीन भी उन भूल भुलैयों के अंदर दाखिल होकर बाहर नहीं निकल सकते थे। भूल भुलैया जिस इलाके में बनाई गई थी वहाँ पूरी तरह खेतों में फसलें काश्त की जाती थी। भूल भुलैयों से निकलने वाली मिट्टी बहुत दूर ले जाकर फेंकी जा चुकी थी। बाहर से आने वाले आदमी ये कतन अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि यहाँ ज़मीन दोज़ भूल भुलैयों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। अली ने भूल भुलैयों के करीब बड़ी सड़क पर ना सिर्फ बारूदी सुरंगें बिछा दी बल्कि पक्की सड़क के नीचे बड़े बड़े गड्ढे भी खुदवा दिए ताकि दुश्मन की तरफ से हमले के लिए आने वाले कानवाए यहाँ आकर रुक जाएं। जब हमले का मुकाबला करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो अली और दूसरे मुजाहिदीन दुश्मन के कानवाए का बेकरारी से इंतजार करने लगे। दुश्मन के हवाई हमले शिद्दत से जारी थे। एक दिन तो दुश्मन के तैयारे मुसलसल रात और दिन मरकज़ पर बमबारी करते रहे। बमबारी इस कदर ज्यादा थी कि मुजाहिदीन को गारों से बाहर निकलकर खाना खाने ना नमाज पढ़ने का मौका मिला। मस्जिद भी शहीद हो गई और तैयारा शिकन तोपों पर मुतय्यन कई मुजाहिद शहीद और कई जख्मी हो गए। इस तबाहकुन बमबारी को देखते हुए अली ने अब्दुल रहमान से कहा, मेरा ख्याल है कि दुश्मन आज लाजमन किसी वक्त ज़मीनी हमला करेगा और पूरा कानवाए ज़मीन दोज़ भूल भुलैयों में फंस जाएगा। अब्दुल रहमान ने अली की बात मुकम्मल कर दी। दूसरे दिन 11 बजे का वक्त था जब अली को मुजाहिदीन ने कानवाए के आने की इतला दी। कानवाए का मुकाबला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद सिर्फ 90 थी। 20 मुजाहिदीन मुख्तलिफ जगहों पर तय्युन थे और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि दुश्मन के फौजियों को अपने पीछे लगाकर भूल भुलैयों के अंदर ले जाएं। बाकी 70 ने टैंकों और गाड़ियों में रह जाने वाले अफसरों और दूसरे फौजियों को हलाक करना था। दुश्मन के कानवाए को हेलीकॉप्टरों और तैयारों की मदद भी हासिल थी। तैयारे इर्द गिर्द वसीओ अरीज इलाके पर बमबारी कर रहे थे और हेलीकॉप्टर कानवाए के इर्द गिर्द हर 2 अतराफ नीची परवाज के जरिए शेलिंग कर रहे थे। भूल भुलैयों के इलाके के करीब पहुंचकर कुछ टैंक खोदे गए गड्ढे में फंस गए और कुछ टैंक शिकन बारूदी सुरंगों का निशाना बन गए। कानवाए रुक गया और हस्बे साबिक इर्द गिर्द जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर भी इर्द गिर्द मुसलसल शेलिंग कर रहे थे। मुजाहिदीन अपने मोर्चों में बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे। दुश्मन के फौजी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगे। जिन 20 मुजाहिदीन की जिम्मेदारी थी कि फौजियों को अपने पीछे लगाएं, उनमें से कुछ अपने मोर्चों से निकले, फायरिंग की और भूल भुलैयों की तरफ पसपा होने लगे। दुश्मन के कई फौजी दस्ते उनका पीछा करने लगे। भूल भुलैयों पर तय्युन दूसरे मुजाहिदीन ने भी ऐसा ही किया। दुश्मन के बाकी दस्तों ने उनका पीछा किया। दुश्मन के फौजी भूल भुलैयों में ऐसे गुम हुए कि फिर बाहर न निकल सके। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में रह जाने वाले फौजियों ने उनकी वापसी का खासा इंतजार किया, मगर जब वो बहुत देर तक वापस न आए तो वो भी इनकी तलाश में बाहर निकले। मुजाहिदीन ने इनको भी खासा अपने पीछे लगाया और वो भी भूल भुलैयों में दाखिल होकर वापसी का रास्ता भूल गए। टैंकों, दूसरी गाड़ियों और इनमें बच जाने वाले दूसरे अफराद पर दूसरे मुजाहिदीन ने रॉकेट लॉन्चरों और मशीन गन्नों से हमला कर दिया। कई गाड़ियों और टैंकों को आग लग गई। रूसियों ने वापस जाने की कोशिश की मगर बचकर जाना नामुमकिन था। भूल भुलैयों से बच जाने वालों में से भी ज्यादातर मारे गए और बाकियों ने हथियार डाल दिए और एक फर्द भी जिंदा बचकर वापस न जा सका। गिरफ्तार होने वाले रूसी और अफगान अफसरों की तादाद 15 थी। मुजाहिदीन काम का असला मरकज ले गए। टैंकों और गाड़ियों में से जो काम की थी उन्हें भी मरकज ले गए, बाकी को वहीं पड़ा रहने दिया। मुजाहिदीन ने पूरे कानवाए की तबाही पर खुशियां मनाई और शुक्राने के नफल अदा किए। अली ने वायरलेस पर हेडक्वार्टर भी इस कामयाबी की इतला दी। ये इतला पाकर चीफ कमांडर ने बड़ी खुशी का इजहार किया और तमाम मुजाहिदीन बिलखसूस अब्दुल रहमान और अली को मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ रूसी अफसर पूरे कानवाए के गायब हो जाने पर निहायत परेशान थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि पूरा कानवाए कैसे तबाह हो गया और लाशें किधर गईं।
रूसियों ने एक और कानवाए पहले कानवाए की तलाश में रवाना किया। इस कानवाए का हशर भी पहले कानवाए जैसा ही हुआ। तीसरा कानवाए भेजने से पहले दुश्मन ने भूल भुलैयों वाले इलाके का जायजा लेने के लिए अपने इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज उतारे। कमांडोज भी भूल भुलैयों में हमेशा के लिए गुम हो गए या फिर कुछ मुजाहिदीन के हाथों मारे गए और रूसी भूल भुलैयों के बारे में कुछ मालूम न कर सके। दुश्मन ने तीसरा कानवाए इस तरफ भेजने का इरादा मुलतवी कर दिया और हवाई हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। भूल भुलैयों में हजारों रूसी फौजियों की हलाकत मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। दुश्मन अली के इस मरकज को हर हालत में तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। काबुल में रूसी कमांडरों की मीटिंग शुरू हुई तो इनके सामने सबसे बड़ा मसला यही था कि दोनों कानवाए मुजाहिदीन ने कैसे तबाह किए। एक रूसी अफसर ने मीटिंग में बहस करते हुए कहा, हमने इस मरकज को तबाह करने या फिर इस पर कब्जा करने का जो भी मंसूबा बनाया वो नाकाम हो गया। मरकज पर इस कदर बमबारी की गई जिससे कोई चीज भी वहां सलामत नहीं बच सकती थी, लेकिन इसके बावजूद मुजाहिदीन की सरगर्मियों में कोई फर्क नहीं आया। ऐसे मालूम होता है कि अली कोई इंसान नहीं जिन है जो जब और जहां चाहता है कामयाब कार्रवाई करके वापस चला जाता है। एक दूसरे अफसर ने कहा, यह वही अली है जो 1.5 साल पहले गुरदेज में केजीबी और खाद के दफ्तर से, जहां चिड़िया भी पल नहीं मार सकती थी, मेजर फयाज और इसके साथियों को निकाल कर ले गया था। अफगानिस्तान के मशरिकी जोन के रूसी फौजी कमांडर कर्नल ज़ेबनोफ ने ऐलान किया कि अली को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाने वाले को 10 लाख रूबल इनाम दिया जाएगा और जो आदमी कानवाए की तबाही के बारे में मालूमात फराहम करेगा उसे 5 लाख रूबल इनाम दिए जाएंगे। रूबल रूसी करेंसी का नाम है। रात का वक्त था। अब्दुर्रहमान, अली, मोहम्मद इस्लाम और दूसरे मुजाहिदीन बैठे गपशप लगा रहे थे। पास रेडियो भी रखा हुआ था। जो ही खबरें शुरू हुई सब मुजाहिदीन खबरें सुनने लगे। सबसे पहली खबर पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों की थी। इससे कबल भी रूस के एजेंट लाहौर, पेशावर, कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में धमाके कर चुके थे। अली को इन धमाकों पर बहुत दुख हुआ था। आज भी जब उसने धमाकों की खबर सुनी तो इसने करीब बैठे मुजाहिदीन से कहा, रूसी इंतहाई जालिम है और कमीने भी पाकिस्तान के बेगुनाह अवाम से इसलिए इंतकाम ले रहे हैं कि वो बेघर अफगान मुहाजिरीन की मदद करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हमें इन धमाकों का बदला जरूर लेना चाहिए। दूसरे मुजाहिदीन ने भी इन धमाकों पर अफसोस का इजहार किया। दूसरे दिन भी अली यही सोचता रहा कि रूसियों से इन धमाकों का बदला कैसे लिया जाए। शहरों में धमाके करना कोई मुश्किल काम न था, मगर इसमें बेगुनाह अफगान अवाम के मारे जाने का खतरा भी था। अली ने फैसला किया, एक तो शहरों में रूसी फौजी चौकियों और दफ्तरों पर भरपूर हमले किए जाएं और दूसरे कम्युनिस्टों के मोहल्लों और छावनियों में धमाके भी किए जाएंगे। इस सिलसिले में अली ने चीदा चीदा मुजाहिदीन को बुलाकर इनसे मशवरा किया। सबने अली की बातों से इत्तफाक किया। मुजाहिदीन के पास अगरचे रूसियों से छीनी हुई चंद बड़ी गाड़ियां थीं, मगर इन गाड़ियों के जरिए शहरों में दफ्तरों और फौजी चौकियों पर हमले करने जाना बहुत मुश्किल था। इस मुश्किल को दूर करने के लिए अली ने मुजाहिदीन के लिए घोड़ों और मोटरसाइकिलों का इंतजाम करने का फैसला किया। एक माह के अंदर ही 20 घुड़सवार और 15 मोटरसाइकिल सवार मुजाहिदीन के 2 दस्ते तैयार हो गए। रात के वक्त घुड़सवार मुजाहिदीन का दस्ता जाता और किसी न किसी फौजी चौकी का सफाया करके आ जाता। साथ ही बहुत ज्यादा असला और खुर्दनूश का सामान भी ले आता। दिन के वक्त मोटरसाइकिलों पर सवार दस्ते शहरों में दाखिल होकर पुलिस स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों पर हमले करते। इससे पहले कि दुश्मन के फौजी कोई कार्रवाई कर सकते, वो इतनी देर में शहर से दूर निकल जाते। एक दिन अली को खबर मिली कि सूबाई दारुल हुकूमत में अफगान कम्युनिस्ट और रूसी अगले हफ्ते इनकलाब सूर का जश्न मनाएंगे और जुलूस निकालेंगे। इनकलाब सूर से मुराद जिस दिन कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह नूर मोहम्मद तुराकोई बरसरे इक़्तिदार आया था, ये 27 अप्रैल का दिन था। कम्युनिस्ट नूर मोहम्मद तुराकोई के बरसरे इक़्तिदार आने को इनकलाब सूर यानी अप्रैल वाला इनकलाब कहते हैं। बाद में कम्युनिस्टों ने इस इनकलाब के बानी नूर मोहम्मद तुराकोई को खुद ही कत्ल कर डाला था। अली ने कहा कि जश्न के इस जुलूस के रास्ते में लाजमन धमाके किए जाएं और जुलूस पर हमला भी किया जाए। अली ने सूबाई दारुल हुकूमत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कैप्टन उबैदुल्ला को वायरलेस पर पैगाम दिया कि जश्न इनकलाब सूर के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस के प्रोग्राम से फौरन मुतला करें। इसके साथ ही अली ने 2 मुजाहिदीन को सूबाई दारुल हुकूमत भेज दिया और उन्हें हिदायत की कि जैसे भी हो, जहां भी हो और जिस कीमत पर भी मिले, एक मकान किराए पर हासिल करें। अली ने इस प्रोग्राम से सिर्फ इन मुजाहिदीन को मुतला किया जिन्हें इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। उनकी तादाद अली समेत 13 थी। अली दूसरे मुजाहिदीन को हिदायत देने के बाद 2 दिन पहले ही शहर रवाना हो गया ताकि वो धमाके करने और जुलूस पर हमला करने के प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सके। दूसरे मुजाहिदीन से कहा गया कि वो टाइम बम और हैंड ग्रेनेड्स लेकर सिर्फ 1 दिन पहले शहर पहुंचे। अली ने अब्दुर्रहमान को हिदायत की कि वो रूसी फौजियों की वर्दियां भी साथ लेता आए।
अली शहर में एक बूढ़े मरीज के भेस में दाखिल हुआ। सबसे पहले वो इस मकान में पहुंचा जो मुजाहिदीन ने किराए पर लिया था। मकान का जायजा लेने के बाद अली ने मुजाहिदीन के शहर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कैप्टन उबैदुल्लाह से राब्ता कायम किया और रूसियों के इंतजामात के बारे में मजीद तफसीलात हासिल की। दूसरे दिन सुबह को अली ने तमाम रास्तों का जायजा लिया और उन जगहों को जहन में महफूज कर लिया जहां टाइम बम रखे जा सकते थे। वापस आकर अली ने खाद की 6 बोरियां और 2 गैलन पेट्रोल मंगवाया। 20 के करीब इश्तिहार लिखे। उन इश्तिहारों में लोगों से कहा गया कि वो जश्न इनकलाब सोर में जुलूस में शरीक ना हों, बसूरत दीगर अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ये इश्तिहार लिखने के बाद अली बाहर आ गया और 4 अनपढ़ मजदूरों को पैसे देकर कहा कि उन्हें चौकों में नुमाया जगहों पर लगा दें। 20 इश्तिहार एक आदमी भी लगा सकता था, लेकिन अली का ख्याल था कि अगर एक आदमी ने सारे इश्तिहार लगाए तो वक्त ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा वक्त लगने की वजह से हुकूमत के जासूसों को पता चल जाएगा। इस तरह मजदूरों के गिरफ्तार होने का खतरा था। तो दोस्तों, अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।